डियर दोस्तों, मन से अगर सीखना है तो मन से सीखो चैनल में आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का लेकर आया हूँ। मैंने आपके जितने भी डाउट है इस चैप्टर से लेकर मैंने इसमें सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। मैंने इसमें सारे नोट्स को अच्छे से आपको कवर करा देना है। चलिए आइए सीखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या बताता है कि काउज वन और मोर न्यू सब्सटेंस टू बी फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे। ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें केमिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज होगा तब उसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। और केमिकल चेंज में जब केमिकल चेंज हो जाता है तो उसको फिर से उसी अवस्था में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है काउज वन और मोर न्यू सब्सटेंस टू बी फॉर्म्ड। ओके, अ केमिकल चेंज इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिवर्स। यानी कि केमिकल चेंज को डिफ़िकल्ट है रिवर्स करना। अब देखिएगा, इन ए केमिकल चेंज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा वो अलग प्रॉपर्टी में फॉर्म्ड होगा। यानी कि पहले जो उसकी प्रॉपर्टी थी अब वो नहीं रह पाएगी। जैसे आप खाना बनाते हो, फूड कुकिंग करते हो, तो जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसको रोटी में बदल जाता है। अब फिर इस रोटी को आटा में बदलना मुश्किल होगा। तो यही है केमिकल चेंज। प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, जो स्टार्टिंग में मटेरियल था उसको फिर से लाना उसी फॉर्म में मुश्किल होता है। पार्टिकल्स आर ज्वाइंड एट द मॉलिक्यूलर लेवल। The starting material in a chemical reaction are reactant and what is made from the chemical reaction are product। जो केमिकल रिएक्शन होता है स्टार्टिंग मटेरियल केमिकल रिएक्शन में होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं? जो स्टार्टिंग में हम लोग मटेरियल यूज किए हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए आटा, फ्लोर जो है हम लोग यूज़ किए हैं ब्रेड बनाने के लिए। उसी तरह रस्टिंग ऑफ मेटल में जब जंग लगता है, रस्टिंग लगता है, तो मेटल जो होता है नया ताज़ा होता है तो चमकता है, और जब रस्टिंग जंग लग जाता है तो उसका फॉर्म प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला है बर्निंग। आग जलते हुए देखे होंगे, आग जलते हुए लकड़ी, जब आग जलता है तो वो क्या बन जाता है? कोयला या राख बन जाता है। तो राख क्या फिर से वापस लकड़ी के फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए केमिकल चेंज को वापस लाना मुश्किल होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, मैं आगे बताऊंगा ये क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, इसलिए इस लॉ का हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए आइए आगे समझते हैं फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज समझ के होंगे, केमिकल चेंज को रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, और केमिकल चेंज में न्यू प्रॉपर्टी के साथ वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। फिर फिजिकल चेंज क्या बोलता है? अ सब्सटेंस चेंज इन फॉर्म बट नॉट इन केमिकल कंपोजिशन। एक सब्सटेंस फॉर्म में चेंज हो जाता है, सब्सटेंस चेंज इन फॉर्म में चेंजिंग आएगा, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा उसमें वो नहीं आ पाएगा। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस।
एक फिजिकल चेंज जो होगा उसमें कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। पार्टिकल्स आर नॉट ज्वाइंट एट द मॉलिक्यूलर लेवल, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल में ज्वाइंट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल है चेंजिंग द शेप ऑफ समथिंग, किसी चीज़, जैसे गाजर काट रहे हैं यहाँ पे, तो गाजर के शेप में चेंजिंग आएगा लेकिन उसके प्रॉपर्टी में चेंजिंग नहीं आएगा, वो गाजर का ही उसमें गुण रहेगा। उसी तरह फ्रीजिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग, ये तीनों क्या हैं, तीनों जहाँ जहाँ ये चीज़ होगा वहाँ फिजिकल चेंज होगा। यानी कि मान लीजिए हम फ्रीज कर रहे हैं पानी को, तो फिर बर्फ़, यानी जब फ्रीज करते हैं तो बर्फ़ का फॉर्म ले लेता है और बर्फ़ फिर से पानी के फॉर्म में आ सकता है इवेपोरेशन के थ्रू, या फिर से उसको गर्म हीट करेंगे तो वो फिर से वाटर में चला जाएगा फॉर्म में, या बॉयल करते हैं तो वेपर फॉर्म चला जाता है, फिर वेपर जब ठंडा होता है तो पानी के फॉर्म में आ जाता है। उस तो यानी फिजिकल चेंज कहने का मतलब इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि इसमें जो सब्सटेंस होता है वो फिर से उसी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आइए अब यहाँ से समझेंगे अच्छे से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केमिकल चेंज इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। केमिकल चेंज जो होगा उस केमिकल रिएक्शन में इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज है जिसमें रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में बाय मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड्स का ब्रेक होकर या प्रोडक्ट का फॉर्म लेना ही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी मटेरियल अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ जब रिएक्शन करता है या एक से अधिक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तब उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी जब भी कोई मटेरियल सिंगल या किसी अदर्स मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है तो वन और मोर डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तब उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हुआ, ठीक, था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी कोई ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलता है तब उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी कारण से यहाँ पे ये कंबशन रिएक्शन हुआ एक तरह से। और कुछ केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। प्रोडक्ट क्या आया, MgO। अब यहाँ पे या तो एटम्स के बीच बॉन्ड का ब्रेक हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेक करके दोनों जुटे होंगे तो प्रोडक्ट बनाए होंगे। ठीक है, और आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जेडन है, जिंक है, जिंक यानी जेडन, ये क्या किया कि H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाता है, ये बनाता है जिंक सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए और क्या बना है, ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे क्या था कि कोई भी मटेरियल है दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है और न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला वन और मोर सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। तब जब ऐसा होगा तब उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं कि अब इसमें एक चीज़ था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैं बताऊंगा किसको कहते हैं। देखिए यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट ले उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो पार्ट लेने के बाद फॉर्म होगा उस रिएक्टेंट से उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि जो मटेरियल बनता है रिएक्शन के दौरान उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आर कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन टू मेक प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होकर, शामिल होकर वो प्रोडक्ट बनाता है। तो जब भी आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा होगा वो रिएक्टेंट होगा, और जो लेफ्ट साइड में बन रहा होगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किसको कहते हैं पहले लिख लेते हैं। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? अ सबस्टांस which is take part in a chemical reaction. Take part in a chemical reaction is called reactant, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है? अ सबस्टांस which is make during a chemical reaction, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट a substance which is make during a chemical reaction, या which is formed during a chemical reaction। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता हो, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब है वर्ड इक्वेशन। अब समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हमको पहचानने में आसानी होगी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अन्यथा हम लोग कैसे समझेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है भाई। चलिए आइए समझते हैं ये क्या बोल रहा है। वर्ड इक्वेशन का डिफिनीशन क्या बोलता है कि अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फॉर्मूलाज। कहने का मतलब एक वर्ड इक्वेशन जो होता है, एक केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं केमिकल फॉर्मूला के बदले में, तब उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना है केमिकल रिएक्शन में,
तो हम लोग इस वर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम को वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, का रही भैदम लिखा हुआ है। सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सोडियम के जगह पे हम सिंबल Na लिख सकते थे, क्लोरीन के जगह Cl लिख सकते थे, लेकिन वर्ड में लिखे हैं तो समझ में आ रहा है कि यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, यहाँ क्लोरीन है और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो अब समझते हैं कि वर्ड इक्वेशन से भी अच्छा क्या हो सकता है। वर्ड इक्वेशन से तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग इससे भी अच्छा क्या हो सकता है वो देखते हैं, पहले ये समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्ड इक्वेशन समझ में आया होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में रिप्रेजेंट करना ही वर्ड इक्वेशन कहलाता है। द एबव इक्वेशन मीन सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। और एबव जो रिएक्शन ये बता रहा है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। मैं इसका रिएक्शन बता देता हूँ। सोडियम Na प्लस Cl2 बनाएगा 2NaCl। ये आपको मैं समझाऊंगा कि यहाँ 2 क्यों आया, यहाँ पे क्लोरीन 2 था तो यहाँ 1 कैसे बन गया, तो ये मैं आगे समझाने वाला हूँ। पहले चलिए मैं यही समझा देता हूँ। देखो, उसके लिए पहले आपको हर एक एलिमेंट का चार्ज पता होना चाहिए, यानी उसका चार्ज कितना है। तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर ही -1 चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे +1, इसमें -1, दोनों अपने आयंस की अदला बदली करते हैं और NaCl का जनरल नेम है सॉल्ट। जनरल नेम क्या है, सॉल्ट, और ये इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये कैसे बना NaCl, यहाँ पे क्लोरीन तो 2 था तो यहाँ 1 कैसे बन गया, तो यहाँ पे हम 2 क्यों दिए, यहाँ पे हम 2 क्यों दिए ये भी जानेंगे। चलिए आइए समझते हैं। जब भी आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा तो उसके लिए आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए या उसका आयंस पता होना चाहिए। तो मैं आयंस पे बताता हूँ पहले। जैसे सोडियम का 1 है तो इसका 1 आयंस यहाँ दिख रहा है प्लस में, तो यहाँ सोडियम का 1 लिख लिए। क्लोरीन का आयंस 1 है, प्लस में या माइनस में हमको सिर्फ नंबर देखना है तो 1 लिख लिए। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जो जितना नंबर रहेगा वो उसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, उसी तरह क्लोरीन 1 है तो इसके साथ 1 आ जाएगा। अब दोनों क्या बन गया, 1 1, तो यहाँ 1 दिखाई नहीं देता है, इसी कारण से NaCl पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ 2 इसलिए आया है क्योंकि हम इसको हमने बैलेंस किया है। यहाँ पे भी अभी 2 करना पड़ेगा तब बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए Na2 होगा तो यहाँ पे भी 2 हो गया था, क्योंकि क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन इधर 2 है इधर 1 है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे कंपाउंड में। जब 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे कंपाउंड में तो सोडियम यहाँ 2 हो गया, तो सोडियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसी कारण से हमने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। चलिए आगे समझते हैं। अब है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। जब भी हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल या केमिकल फॉर्मूला के टर्म में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in term of symbols and chemical formula of the reactants and product is all known as chemical equation। जैसे जिंक है तो जिंक को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिए हैं Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4 है तो उसका सिंबल लिए हैं H2SO4, तो क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ गैस निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, गैस। और ये AQ क्या बताता है ये मैं बताऊंगा। यहाँ पे AQ भी है, यहाँ S है, यहाँ G है, G यानी गैस निकल रहा है।
एस का मतलब होता है सॉलिड, जो सिंबल एस है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है और जो जी है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और एक्यू क्या बताता है? एक्वस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को बताता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन था, अब इसको हम लोग जैसे मान लीजिए जिंक लिखते वर्ड में और सल्फ्यूरिक एसिड लिखते तो वो कुछ लंबा हो जाता। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या आपको पता है कि इसको वर्ड में और लंबा भी लिखा जा सकता था? ऐसे व्हेन, ऐसे देखिए कैसे लिखता है, व्हेन जिंक reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate and hydrogen gas इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे? तो वर्ड इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। ये था आपका बड़ा चौड़ा लंबा कहानी के फॉर्म में। ये आप ऐसे भी वर्ड में आपको दिया रहेगा और उसको और आसान बनाने के लिए हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल से भी अच्छा होता है उसको वर्ड से भी अच्छा होता है सिंबल में रिप्रेजेंट करना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन वो होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग सिंबल या केमिकल फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन का एक और नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलो या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलो, दोनों सेम ही है। तो क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल एंड formulas of reactants and products taking part in the reaction is known as a skeleton chemical equation for reaction। देखिए समझते हैं, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जनरली या सिंपली सिंबल और फॉर्मूला के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तब उसको हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जनरली हम लोग इसको सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में लिख दिए, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में एक ही है, तब हम इसको कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है
कि रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी इक्वेशन हो, उसको सिंपली हम लोग सिंबल या फॉर्मूला के में अगर हम लोग लिख देते हैं तो वो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है भाई? तो चलिए आइए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम्स ना तो क्रिएट होगा ना ही नष्ट होगा एक केमिकल रिएक्शन में। यानी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होगा, यानी मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से मिल रहा होगा, तो ना तो इसमें जो एटम्स होंगे वो ना तो क्रिएट होंगे और ना ही डिस्ट्रॉयड होंगे। ठीक है। सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट in the reactants sides has to balance the number of atoms that are present in the product side। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट होंगे एटम्स के लिए, एटम्स फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। इन द अदर वर्ड, टोटल mass of the product formed in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactant participated in the chemical reaction। यानी कि जितना प्रोडक्ट में फॉर्म्ड हो रहा है मास, उतना ही उसके इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट में, जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका टोटल मास इक्वल होना चाहिए जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यानी मैग्नीशियम इधर जितना है उधर भी उतना ही होना चाहिए, उसी तरह ऑक्सीजन जितना इधर है उतना भी इधर ही होना चाहिए। अब मैं आगे समझाता हूँ, ढेर सारे एग्जांपल बताऊंगा बैलेंस करने के लिए, कैसे बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने क्या मेथड होते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो मैंने समझ लिया होगा कि बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट डिस्ट्रॉय, कोई भी एटम्स ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। इसलिए हम लोग को बैलेंस करना ज़रूरी होता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कि बैलेंस करने के कितने तरीके होते हैं। बैलेंस करने के कितने तरीके होते हैं? बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब भाई ये हिट एंड ट्रायल क्या होता है भाई? तो चलिए बताते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं क्या मेथड। देयर आर टू मेथड फॉर बैलेंसिंग a chemical reaction। फर्स्ट, हिट एंड ट्रायल मेथड। अरे बाबा, हिट एंड ट्रायल क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, जो कि आपको बैलेंस करने में आसानी कर देगा। चलिए दोनों समझते हैं किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे और अलजेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे,
आइए समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ध्यान से समझना, Fe इधर कितना है, 1 है। कितना, 1। Fe कितना है, 1 है, लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड। और इधर प्रोडक्ट साइड लिख लेते हैं। Fe इधर कितना है भाई, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब देखो भाई, ऑक्सीजन इधर 1, इधर 4, ये कैसे होगा, पलड़ा भाली इधर कैसे होगा भाई? नहीं, इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे तो समझते हैं। इधर आयरन यानी फेरस 1 है, इधर 3 है। अरे बाबा, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। अरे भाई वाह, हाइड्रोजन तो बैलेंस है इधर। चलो हाइड्रोजन को छेड़ना ही नहीं है अभी छेड़ना ही नहीं, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अनबैलेंस है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन 4, तो इधर भी 4 बनाते हैं। चलो 4 बना देते हैं। 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन देखो भाई 4, इस पूरे प्रोडक्ट में 4 से गुना हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो 4 बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 4 से जब गुना होगा 2 में, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन आयरन अभी भी गलत है। तो आयरन 3 है इधर, और इधर कितना है, 1 ही है। तो इधर आयरन को मैंने बैलेंस कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और आयरन भी बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बेचारा 8 इधर हो गया, इधर कह रहा है कि मैं 2 ही रहूँगा। नहीं 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 नहीं, तो इधर भी 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इधर भी 8। तो इसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नहीं समझ में आया होगा तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे H2 लिया और O2 लिया। इस पे तो समझ में आना चाहिए, बाकी सब पे भी वही अप्लाई करना। अब बनाता क्या है भाई, H2O बनाता है। H2 किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का। वाटर पीते हैं हम लोग। चलिए इधर देखते हैं रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 है भाई, ऑक्सीजन 1 है। अरे बाबा, ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम इधर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। लेकिन ये फिर दिक्कत हो गया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया है 2 से। अब ये मत सोचना आप लोग कि यहाँ पे हम बस क्या करें, 2 से लिख दिए और ये बैलेंस हो गया। नहीं, ऐसा बैलेंस नहीं होगा। प्रोडक्ट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर बनाने के लिए, नंबर को एटम बनाने के लिए। ध्यान रखना, बॉक्स पढ़ लेना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे समझते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 हो गया। 2 इधर और 2 इधर, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए हम रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन 2 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 4 बनेगा। तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अभी भी नहीं आया, चलो आगे एक और एग्जांपल समझाते हैं। उसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए लास्ट समझते हैं एग्जांपल कि कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। मान लीजिए आप लिए हो K प्लस H2O,
के प्लस H2O क्या बनाता है भाई? बनाता है KOH प्लस H2। KOH का नाम क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पे OH लग जाए वहाँ समझ जाना हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलो कैसे बैलेंस करेंगे तो पहले समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट में कितने हैं। K है 1, H है 2, O है 1 रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में K कितना है? 1 ही है। O कितना है? 1 ही है। H लेकिन 3 है। अरे भाई 3 कैसे सर? यहाँ पे देखो भाई, 1 यहाँ 2 यहाँ, अब हो गया लफड़ा। इधर है 2, इधर है 3, बाकी सब तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन का हो गया लफड़ा। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, जब भी इवन नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे तभी बैलेंस हो पाएगा। इवन नंबर ऑफ कहने का मतलब इधर 2 है तो 2 से और गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन पोटेशियम तो उधर 2 हो गया, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। यहाँ अरे देखो 2 इधर हो गया ना पोटेशियम, तो इधर भी 2 करना पड़ता, तो इसी कारण से इधर भी 2 से गुना करते। ये देखो प्रोडक्ट में जब किए तो K भी 2 हो गया, O भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया, तो इधर तो H 2 था और इधर 2 और हो गया तो 4 हो गया। तो 4 हाइड्रोजन इधर बनाने के लिए पूरे प्रोडक्ट में 2 से गुना करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट में 2 से गुना किए तो ये 4 हो गया हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो इधर तो है ही ऑक्सीजन 2, लेकिन पोटेशियम 2 है, तो इधर 2 बनाने के लिए पोटेशियम में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और मेथड है, वो है अलजेब्रिक मेथड। वो कैसा मेथड है भाई? चलो समझते हैं अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। अलजेब्रिक मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, समझते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि Mg प्लस O2 है और MgO बनाया। इसको कैसे अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, बॉक्स बना लेना। बॉक्स बनाने के बाद इसके बगल में A लिखना, स्मॉल a, इसको बॉक्स बना लेना, इसके बगल में स्मॉल b, प्रोडक्ट बना लेना और प्रोडक्ट में C लिख देना। जितना भी आएगा A B C करना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई। अब देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे ध्यान देना, जो एलिमेंट हैं उनके नंबर्स ऑफ एटम्स के आधार पे हम लोग लिखेंगे। पहले मैग्नीशियम कितना है? इधर मैग्नीशियम A है और इधर मैग्नीशियम C है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इसी कारण से 1 हुआ A। इधर मैग्नीशियम 1 है, इसी कारण से 1 हुआ C। 2 मैग्नीशियम रहता तो 2C लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीजन पे आते हैं। तो ऑक्सीजन इधर देखो रिएक्टेंट में 2 है तो 2B लिखेंगे, अभी समझाए थे। और इधर कितना है? 1 ही है, तो ये C के साथ है तो 1C लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दो कि सभी को एक ही टर्म्स में लाना है, यानी C के टर्म्स में लाना है। A तो C के टर्म्स में है, लेकिन B तो C के टर्म्स में तब आएगा जब ये 2 इधर जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा C/2, ठीक है। तो हम लोग रेशियो लिखेंगे, रेशियो निकालना उम्मीद करता हूँ मैथ में आप लोग जानते होंगे। A B और C का रेशियो लिखेंगे। A का रेशियो C है, B का रेशियो C/2 है और C का रेशियो तो C ही लेंगे, ठीक है ना है। यहाँ पे सब कट जाएगा तो ये रेशियो आएगा 1/2 और ये 1, C कट जाएगा तो सब 1 बन जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे, यहाँ के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे तो आएगा 2:1:2। बस कुछ नहीं करना है, A के जगह पे 2, B के जगह पे 1, C के जगह पे 2 रख देना है और ये हो जाएगा बैलेंस। देखिए Mg
2 हो गया, ऑक्सीजन एक ही रखना है, और MgO कितना हो जाएगा 2, 2 1 2 हो गया बैलेंस्ड। आया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, सॉरी अलजेब्रिक मेथड समझ में। नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपको हार्ड लगेगा, चलिए हार्ड समझाते हैं। हार्ड ही समझोगे तब समझ में आएगा। या आसान ले लूँ? आसान लेने के लिए रुकिए, मैं सोचता हूँ कि आसान कौन आपका सही रहेगा। चलिए H2+O2 ही ले लेता हूँ भाई, ये आसान है। यहाँ कुछ नहीं करना है, A ले लेंगे, B ले लेंगे और C ले लेंगे, वही चीज़ करेंगे। H कितना है, A बराबर 2C है, सॉरी 2A बराबर 2C है, और O कितना है 2B बराबर 1C है। तो ये तो 2 2 कट जाएगा तो A बराबर C आएगा। B के लिए क्या लिखेंगे, C/2। अभी बताया था मैंने, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो बैक करके वीडियो। चलिए आगे समझते हैं। फिर से वही लिखेंगे, ABC का रेशियो BC, A का रेशियो C के फॉर्म में आ गया, B का रेशियो C/2 आया, C का तो C ही ना होगा। फिर से वही होगा 1:1/2:1, एलसीएम लेंगे 2:1:2 रेशियो आ जाएगा। तो बैलेंस हो गया, कुछ करना नहीं है। अब H2 था, O2 था और H2O था, तो 2:1:2 बैलेंस्ड। ये हो गया बैलेंस्ड। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर बैलेंसिंग, यानी कि अ सिंबल इज़ द केमिकल कोड। सिंबल जो होता है केमिकल कोड होता है हर एक एलिमेंट के लिए। फॉर एन एलिमेंट ईच एलिमेंट हैज़ 1 or 2 लेटर एटॉमिक सिंबल। हर एक एलिमेंट के पास 1 या 2 लेटर्स होते हैं एटॉमिक सिंबल के, विच इज़ द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ इट्स नेम, जो कि इसमें ये इसका नाम जो होता है, नाम का फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है। अब वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी इज अ कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट का कॉम्बाइनिंग करने की कैपेसिटी ही वैलेंसी कहलाती है। जैसे मैं नॉर्मली समझा देता हूँ कि वैलेंसी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो वैलेंसी निकालने के लिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर अगला में बच गया 4, ठीक। तो कार्बन का जो वैलेंसी होता है या तो +4 होता है या -4 होता है। ये मैं जब कार्बन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं बता दूंगा कि वैलेंसी क्या होता है अच्छे से। नॉर्मली समझ लो, जैसे मान लो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो 2 हो गया, बच गया 6। सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 6 चाहिए था 8 पूरा करने के लिए, तो 6 ले लिए। अब 8 पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी जाके 8 पूरा होगा, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ठीक है। ये अच्छे समझाऊंगा, अभी नॉर्मली आप लोग समझ लीजिए। तो वैलेंसी क्या होता है, एलिमेंट की कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल क्या इक्वेशन होता है समझा ही दिए हैं अभी, इतना सारा एग्जाम्पल बताएं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, A balanced chemical equation is a chemical equation in which number of atom of each element is equal on both sides of the equation। कहने का मतलब एक बैलेंस्ड इक्वेशन उसको बोलते हैं
केमिकल इक्वेशन में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इस एलिमेंट का हर एक साइड में इक्वल होगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जैसे Mg+O2 वाला एग्जाम्पल, इसमें मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 1 है, तो इधर भी 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से। नंबर ऑफ, अब देखो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस्ड है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन, ये क्या कह रहा है? अरे ये क्या है? तो केमिकल रिएक्शन को कैसे पता करेंगे, कि कैसे ऑब्जर्व करेंगे, किसकी मदद से पता करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ? तो केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? तो देखोगे कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगा, जैसे हाइड्रोजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में गैस निकलेगा। उसके बाद कैसे पता करेंगे? देखेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के में चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, मैं बता देता हूँ अच्छे से, चेंज इन टेम्परेचर। फिर अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होगा? जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है कोई भी सॉल्यूशन में, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। जो केमिकल रिएक्शन में घुल नहीं पाता है और नीचे बैठ जाता है, तली जब कोई जाड़ है उसके नीचे बैठ जाता है, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग आएगी। जैसे जैसे आप देखोगे कलर में चेंजिंग कैसे आती है, तो जो जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट, जिंक जब, ठीक है, जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है, जिसमें कलर चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट में भी चेंजिंग आती है। जैसे सॉलिड है तो गैस में बदल जाता है, लिक्विड है तो सॉलिड में बदल जाता है। ये हुआ चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जो वाइट कलर होता है वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा, या ग्रीन कलर, जैसे आयरन जो होता है, रुकिए आयरन पे समझाते हैं, मैं समझाता हूँ आयरन पे। ठीक है, आयरन पे मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल। आयरन जो होता है, Fe जो होता है, Fe जब मान लीजिए Fe जो होता है जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक, तो FeSO4 प्लस Zn बना लेता है। ठीक है, इसमें जो Fe का जो ग्रीन कलर होता है वो येलो में चेंज हो जाता है, इतना समझ लीजिए, हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे समझते हैं। इन तरीक़ों से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। फर्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है अनेकों टाइप्स में होते हैं। मेनली 4 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, 4
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कौन कौन से होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। सबके बारे में बारी बारी से समझेंगे अच्छे से। आइए चलते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहता है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स, क्या 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट्स होते हैं कंबाइन करके एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कितने सिंगल प्रोडक्ट? याद रखिएगा, एक। एग्जाम्पल जहाँ पे देखोगे ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस पर एक क्वेश्चन बताऊँगा। क्या कहता है? देखो 2 रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट मिलके कितने प्रोडक्ट बना? एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बाइन का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बाइन करके एक हो जाना, मिलन मिलाप करके एक हो जाना। ठीक है, जैसे देखिए आगे समझते हैं एग्जाम्पल। ढेर सारा एग्जाम्पल लूँगा आगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। ठीक है, और बता देता हूँ ये बैलेंस्ड है या नहीं? नहीं बैलेंस्ड है। जैसे मान लीजिए अमोनिया जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अच्छा से लिख लेता हूँ। अमोनिया जो होता है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना लेता है और नाइट्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, ये सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। तो याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन उसी को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सब रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अगला है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो अब आइए समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। अ सिंगल कंपाउंड्स डिकम्पोजेज और ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है डिकम्पोज होकर, टूट कर या ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस देता है। जैसे मान लीजिए FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हिट करते हैं तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड और SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड देता है। ये बैलेंस है? मेरे को तो नहीं लगता है बैलेंस है। बैलेंस है कि नहीं? बैलेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था, और ये अब सॉलिड स्टेट में है लेकिन गैस भी आया, गैस भी निकला। ठीक है, और ये ग्रीन कलर में हो गया, ग्रीन ब्राउन कलर में हो गया। फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड एंड ग्रीन ब्राउन डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और एग्जांपल समझाते हैं आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस डिकम्पोजिशन में क्या क्या है। जैसे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको जब हीट देते हैं तो ये क्विक लाइम में टूट जाता है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? क्विक लाइम का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? तो जो वाल होता है उसको पेंट करने में हम लोग करते हैं। ये CaO और H2O मिलके CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये है डिकम्पोजिशन, ये है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। ये है डिकम्पोजिशन,
कंपोजिशन, और यहाँ पे है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है सेलेक्ट लाइन, ये क्या है, सेलेक्ट लाइन है, इसको बोलेंगे सेलेक्ट लाइन। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। CaCO3 का जो फार्मूला है, CaCO3 इज ए फार्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल का ये फार्मूला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो वेजिटेबल्स कंपोस्ट होते हैं, कंपोस्ट, ठीक है, उसमें भी डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूँ आगे टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तब हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe प्लस ZnSO4 एरो FeSO4 प्लस Zn, सॉरी यहाँ पे कलरलेस ग्रीन कलरलेस में, सॉरी ग्रीन कलर में दे देता है फेरस सल्फेट। ठीक है, तो देखो फेरस जो था मोर रिएक्टिव था जिंक से, तो जिंक को क्या कह दिया, टाटा बाय बाय, तुम भागो यहाँ से, सल्फेट की जगह मैं लूँगा। तो जिंक आ गया सल्फेट के साथ और बना लिया जिंक सल्फेट, और जिंक गया बाहर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पे Fe जो होता है सॉलिड फॉर्म में रहता है, ZnSO4 जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। तो एक्वस सॉल्ट से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, और यही बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन प्लस सॉलिड। पहचानना हो तो सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन सॉलिड, ये पहचानने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आगे समझते हैं और क्या क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जो जिंक होता है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और ZnSO4 और कॉपर बाहर निकल जाता है। जिंक कॉपर से रिएक्टिव है, इसी कारण से जिंक कॉपर को टाटा बाय कर देगा और सल्फेट की जगह ले लेगा, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में होगा, और ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, और ये सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा दूंगा मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या करता है, एक सब्सटेंस दूसरे कंपाउंड के सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है।
एक ही सबस्टांस दूसरे कंपाउंड की एक ही सबस्टांस को डिस्प्लेस करता है, इसी कारण से इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड रिएक्टेड बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्वस सॉल्यूशन में दो आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, तब उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। यहाँ पे बैलेंस करना है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना है तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलता है, याद रखिएगा प्रेसिपिटेट। ठीक, प्रेसिपिटेट मैंने बता चुका है कि जो इनसॉल्युबल सबस्टांस होता है एक्वस सॉल्यूशन में उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है और ये सॉलिड फॉर्म में निकलता है प्रेसिपिटेट और एक्वस सॉल्यूशन NaCl बनेगा। पहचानने का नियम है एक्वस एक्वस सॉलिड एक्वस। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे समझते हैं कैसे ये आयंस की अदला बदली करता है। देखिए यहाँ पे बेरियम के पास जो चार्ज होता है वो 2+ होता है और ध्यान से समझिएगा, और क्लोरीन के पास जो चार्ज होता है वो -1 होता है। सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम के पास भी +1 होता है और सल्फेट के पास क्या होता है 2- होता है। एक प्लस वाला एक माइनस के साथ रिएक्ट कर जाता है और 2+ वाला 2- के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला रिएक्शन और एक देख लेते हैं। इसमें एक और रिएक्शन था PbNO3 वाला। क्या होता है, लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो PbI प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलता है और KNO3 बनाता है। KNO3 बनाता है। ठीक, ये हो गया आपका प्रेसिपिटेट। ये एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे फार्मूला बना ये बताता हूँ। Pb का जो चार्ज होता है 2+ होता है और NO3 के पास -1 चार्ज होता है, तो इसका 2 नंबर इसका 1 नंबर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Pb 1 हो जाएगा और NO3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह आगे इसका भी फार्मूला ले सकते हो। 2 कैसे हो गया, तो Pb के पास 2+ चार्ज, आयोडीन के पास -1 चार्ज। ठीक, तो इसी तरह फार्मूला यहाँ पे 2 ले लिए, 1 क्रॉस करोगे तो Pb 1 हो जाएगा, I 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा से लिख देते हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व
ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट शामिल हो उसको एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हीट क्या हो, हीट इवॉल्व हो। जैसे समझाते हैं आपको। जैसे कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाए तो इसमें हीट निकलता है, हीट बाहर निकलता है। तो ये है क्या, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकले उसको कहेंगे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है, सांस लेना, वो भी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। respiration is also a exothermic reaction। respiration process is a, यहाँ प्रोसेस लिख लीजिएगा, is also a exothermic reaction। अब हम लोग कैसे इसमें हीट निकलता है एनर्जी के फॉर्म में। जैसे C6H12O6 यानी जो फूड पार्टिकल्स होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में, तो ये एनर्जी निकलता है। इसमें क्या निकलता है, एनर्जी, हीट के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर। इसलिए रेस्पिरेशन इज़ अ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। आगे समझते हैं। जो हमारा कंपोस्ट होता है यानी जो वेजिटेबल्स का रॉ मटेरियल्स निकलता है वो भी क्या है, इसमें जो प्रोसेस होता है कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो उसमें भी जो रिएक्शन होता है वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। लिख लीजिए, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, लिख लीजिएगा। अ रिएक्शन in which heat is absorbed, इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो होता है एब्जॉर्ब्ड होता है, हीट जो होता है एब्जॉर्ब होता है। अब कैसे समझेंगे, तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जब भोजन बताते हैं, मान लीजिए कि हम लोग जब H2O जो होता है उसको हम लोग जब करंट दे के जब तोड़ते हैं तो वो H2 और O2 के फॉर्म में टूटता है। इसके लिए हमको करंट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तब जाके ये H2O टूटता है H2 और O2 में, तब जाके इसको एंडोथर्मिक इसलिए कहते हैं कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। उसी तरह NaCl जो होता है उसको तोड़ने के लिए करंट चाहिए होता है, करंट देते हैं या वाटर में जब ये मिलता है तो हीट इसमें रिलीज क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसी कारण से ये भी क्या है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन
इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट में ऐड होता है और हाइड्रोजन लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक। तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए MgO2 रिएक्ट करके MgO बना, तो Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम में हुआ ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसको उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उम्मीद है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो कॉपर क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक। इसको बैलेंस कर देते हैं। देखो कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें अब इसमें एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट करता तो इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ता। तो ऑक्सीजन काम कर रहा है कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्सीजन जाके मिल जा रहा है। अगर ये ऑक्सीजन ना होता तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं बनता, यानी ऑक्सीजन इसमें जाके ऐड नहीं होता। तो ऑक्सीजन यहाँ ऐड होने का काम कर रहा है, इसी कारण से इसको बोलेंगे एजेंट। एजेंट के फॉर्म यहाँ काम कर रहा है, जाके मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, इसी कारण से इसको बोलेंगे ऑक्सीजन को इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करने का काम किया उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन। उसमें था ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ठीक। इसमें था ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो मैं हाइड्रोजन रिमूव होने वाला एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए, समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है और सल्फर बाहर निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो हुआ H2S के साथ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन, H2S के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि रिमूव हुआ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? तो क्लोरीन के साथ चला गया। तो एजेंट का काम कौन करेगा? एजेंट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? अगर क्लोरीन ना होता तो हाइड्रोजन इसमें क्या होता? ऐड होता? नहीं होता। तो यहाँ पे क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन जो होता है वो क्या कहता है कि इन रिडक्शन
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इसमें क्या हुआ कि कॉपर के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ और ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बनाया, कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, किसका, COO का, तो यहाँ पे हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ तो रिडक्शन हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के साथ हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुआ। यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड से तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हुआ। ठीक, अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हुआ क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट। और H2 का हुआ ऑक्सीडेशन और H2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए आगे समझते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे कि मैं बता रहा था, इनसॉल्युबल सॉलिड दैट सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन। जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वो सॉल्यूशन में से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे देखो PbNO3 में यानी लेड नाइट्रेट में क्या हुआ, लेड नाइट्रेट जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो लेड आयोडाइड और सोडियम नाइट्रेट बनाया। ठीक, इसमें देखो सेम चार्ज जो होता है वो कैंसल हो जाता है। ठीक, यहाँ सेम चार्ज कैंसल हो गया तो बचा Pb और 2I। तो Pb और 2I जो है रिएक्ट करके PbI बनाया, ये इनसोल्यूबल था, ये सब सोल्यूबल था, तो सोल्यूबल होकर मिक्स हो गया, लेकिन ये इनसोल्यूबल था दोनों, इसी कारण से यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट का निर्माण किया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए आगे समझते हैं। अब ये कोरूजन क्या होता है, when metal is exposed to moisture, air, water, acid for some times, a layer of oxide is formed which weaken the metal, hence metal said to be corrode, and this whole process is called corrosion। क्या होता है कि जब एक मेटल होता है वो जब मॉइस्चर, एयर और वाटर या एसिड में प्रेजेंट रहता है, बाहर मौजूद रहता है, खुला में जब रहता है, एयर के, वाटर में या एसिड या मॉइस्चर में खुला रहता है कोई मेटल सम टाइम्स के लिए, तो उस पर एक लेयर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक, जो क्या करता है, मेटल को कमज़ोर कर देता है, जिसको हम लोग कोरोड बोलते हैं, कोरोड। और पूरे प्रोसेस जो होता है कोरोड होने के लिए उसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, देखो यहाँ पे जंग लगा हुआ है, खुला में था ये कार, खुला में रहने के कारण इस पे जंग लग गया। ठीक, इसी कारण से इसको कवर करके या पेंट करके हम लोग इसको बचाते हैं, पेंट करके हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं। लेयरिंग चढ़ा के, फिर गैल्वेनाइजेशन, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। ठीक, ये सब प्रोसेस से हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोरोजन समझ में आया होगा। आगे समझते हैं, व्हाट इज रेंसिडिटी। Rancidity is a term generally used to denote a condition of unpleasant odors and flavors in foods resulting from
deterioration in the fat or oil portion of a food। रेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो जनरली यूज होता है एक ऐसे कंडीशन को दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए कोई भी ऑर्डर्स या फ्लेवर्स में फूड के जो अनप्लीजेंट हो, जो कोई भी फूड का ऑयली या फैटी पोर्शन हो जो वो ख़राब हो जाए तो उसमें से एक फ्लेवर, अनप्लीजेंट फ्लेवर आता है, जैसे सूंघने पे खराब महकेगा, खराब सुगंध उसकी आएगी, तो ये टर्म्स ही रेंसिडिटी कहलाता है। रेंसिडिटी इज a term generally used to denote a condition of unpleasant odors and flavors in foods resulting from deterioration in the fat or oil portion of food। क्या होता है कि जब कोई तेलीय या ऑयली चीज़ होता है या फैटी चीज़ होता है फूड का, उसमें से जब वो एयर के प्रेजेंस में आता है, एयर के प्रेजेंस में आ जाए, चाहे वाटर के प्रेजेंस में आ जाए या कोई बैक्टीरिया के प्रेजेंस में आ जाए, तो उससे एक अनप्लीजेंट फ्लेवर निकलने लगता है जो बहुत ही ख़राब होता है। इस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या होता है कि हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं चिप्स के थैले में, जिससे चिप्स का थैला में जो चिप्स रहता है वो बहुत दिनों तक टिका रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि रेंसिडिटी समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म और वाटर बनाता है। याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए HCl इज अ एसिड। HCl क्या है? एसिड जो एक्वस फॉर्म में रहता है। ठीक, और यहाँ पे NaOH क्या है? बेस। ये दोनों रिएक्ट करता है और बनाता है वाटर और सॉल्ट NaCl। बताया था सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये एक्वस फॉर्म में। ठीक, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, बता दिया है मैंने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो वाटर और सोडियम क्लोराइड बनाया। इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ये क्या है? वाटर। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक सब्सटेंस A है, वो कोई दूसरे सब्सटेंस B के साथ कॉम्बाइन करता है तो दोनों मिलके चिपक जाते हैं और एक कंपाउंड बनाता है। उसी तरह जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कोई एक कंपाउंड रहता है चिपका हुआ, वो टूट के अलग अलग दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है। कंबशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ जले तो उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है A और BC सब्सटेंस से, BC कंपाउंड से हट जाता है और AC बना लेता है और B को बाहर निकाल देता है। ये था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केमिकल रिएक्शन
एंड इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपका सारा डाउट ख़त्म हो गया होगा। अगर जो डाउट आपका बचा हुआ है वो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे की मैं जितने भी वीडियो डालूं वो आप लोग देख सकें। और अच्छा लगे तो ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोग देख सकें। धन्यवाद।